अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और बरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, मोहम्मद और आले मोहम्मद के असहाब पर। इसी नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 10th लेक्चर नंबर 5 है जी। क्लास जो है वो 10th है। चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया हुआ है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। चैप्टर 13 है या 14 है, मैं कंफ्यूज हूँ। ज़रा मैं पॉज करके तो मैं ज़रा चैप्टर नंबर दे जनाब। चैप्टर नंबर यही है, मैंने अभी अभी कंफर्म किया है। खैर, तो चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 4 में आपको स्केलेटल मसल्स का रोल, उनका फंक्शन, वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। लो मेरा बच्चा, आज हमने पढ़ना है कि स्केलेटन को लेकर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्केलेटन में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हड्डियों या जॉइंट से रिलेटेड हैं। हड्डियों या जॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो स्केलेटन मतलब हड्डियां और जॉइंट से रिलेटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। बेटा जी, ये एक वाहिद डिजीज नहीं है, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस एक नेम है विच इंक्लूड्स many टाइप्स ऑफ बोन डिजीजेस। लेकिन यहाँ हम ऑस्टियोपोरोसिस की टाइप्स नहीं, हम ऑस्टियोपोरोसिस की जनरल आइडिया पढ़ेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस ग्रुप में मौजूद जो हड्डियों की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो आज हम ऑस्टियोपोरोसिस से आगाज कर रहे हैं। डन पुत्र? तो ऑस्टियो, वर्ड ऑस्टियो मीन्स बोन, ऑस्टियो बोन से रिलेटेड है, और पोरोसिस से मुराद पुत्र पोरस हो जाना, खोखला हो जाना। बोन खोखली हो जाती है। बोन की जो कॉम्पैक्ट बोन थी, जो कि बोन का आउटर कवर था, वो इंतहाई पुख्ता होता है मिनरल सॉल्ट्स की वजह से, कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स की वजह से, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट्स की वजह से वो कॉम्पैक्ट बोन इंतहाई सख्त होता है, इंतहाई सख्त होता है। हमने पढ़ा भी था कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन तो थी ही पोरस, अंदरूनी स्पॉन्जी बोन तो थी ही पोरस, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन बड़ी टफ थी और उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के मिनरल से, जिसकी वजह से बोन मैसिव थी, बोन की डेंसिटी ज़्यादा थी, बोन भारी थी, बोन भारी थी। तवज्जो है बेटा? तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हुआ कि नंबर 1 बोन डिजीज इन एडल्ट्स है। बोन डिजीज इन एडल्ट्स, ये बड़ी उम्र के लोगों को होती है और बोन से रिलेटेड डिजीज है। स्पेशली ओल्ड पीपल, स्पेशली बूढ़े लोगों को होती है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं जवान रहने की भरपूर कोशिश करता हूं। गॉट इट? तो मेरे बच्चों, स्पेशली ओल्ड पीपल, तो स्पेशली ओल्ड पीपल को ऑस्टियोपोरोसिस होती है। मोर कॉमन इन ओल्ड वुमन। मेरा बच्चा 40 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस बड़ी कॉमनली होती है औरतों में, बड़ी कॉमनली। गॉट इट? क्यों? औरतें ही क्यों? थोड़ी देर बाद। क्या होता है इस डिजीज में? तो अगर कोई कहे कि डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस, तो मेरे बच्चों ने कहना है in osteoporosis is the disease in which there is a decrease in a density। डेंसिटी आप वेट कह लो या फिर पुत्र मैस कह लो। तो मेरा बच्चा मैस में कमी आती है, बोन हल्की हो जाती है,
कॉम्पैक्ट बोन में से कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स निकल जाते हैं, डीमिनरलाइज हो जाती है कॉम्पैक्ट बोन भी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से पुत्र फ्रैक्चर्स बड़ी आसानी से होते हैं। ओके, तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज द ग्रुप ऑफ डिजीजेस इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन अ डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स हल्की हो जाती हैं, उनका भारीपन खत्म हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो दिस इज द डेफिनेशन। So what is the definition of osteoporosis? Osteoporosis is a disease in which there is a decrease, कमी in the density, उसकी mass of bones due to the loss of calcium and phosphorus का loss हो गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि osteoporosis के cause क्या है, osteoporosis किस वजह से होती है, तो osteoporosis का जो cause है, पहला cause है, फर्स्ट कॉज मैल न्यूट्रिशन। आपकी खुराक नहीं ठीक, आप प्रॉपरली दूध नहीं पी रहे, दूध में प्रोटीन्स हैं, आप अंडे नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स कह रहा था, प्रोटीन्स में कमी है, प्रॉपरली आप प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे, या फिर विटामिन सी नहीं ले रहे, या फिर विटामिन डी नहीं ले रहे। तो बेटा विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में मदद देती हैं। तो अगर ये विटामिन्स या फिर प्रोटीन्स की कमी हुई है बॉडी के अंदर, तो याद रखें बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, आपका स्केलेटन, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स पोरस हो जाएंगी, इजिली ब्रेकेबल हो जाएंगी। इजिली क्या हो जाएंगी बेटा? ब्रेकेबल। नंबर 2, शख्स ऑफिस जाता है और वहां बैठा रहता है, बैठ के शाम के 5 बजते हैं वहां से वापस आ जाता है, उसकी कोई खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घर आकर वो शख्स वॉक पर नहीं जाता, वो शख्स फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं पुत्र। तो मेरा बच्चा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हड्डियां कमजोर पड़ेंगी, हड्डियां कमजोर पड़ेंगी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज भी ऑस्टियोपोरोसिस की जिम्मेदार है। इसके अलावा मेरा बच्चा फीमेल्स में स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप ओवरीज कहते हैं। वो ओवरीज ना सिर्फ रिप्रोडक्शन में एग्स बनाती हैं, वो ओवरीज हार्मोन्स बनाती हैं जिन्हें एस्ट्रोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस के कई फंक्शंस हैं। अगर कोई फीमेल दिखती है, यानी फीमेल में अगर एक निस्वा, पता ना तालीम निस्वा, औरतों की तालीम, निस्वानियत, दैट इज फेमिनिटी, अगर हमें एक औरत जैसी दिख रही है, मतलब उसके अंदर फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो औरतों में औरतानापन की वजह एस्ट्रोजेंस है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो जो है मेरा बच्चा, लेकिन वन फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजेंस, जहां सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जिम्मेदार हैं एस्ट्रोजेंस, वहां एस्ट्रोजेंस का एक और फंक्शन भी है, और वो ये है कि वो डिपॉजिट कराती हैं मिनरल्स इन द बोन। एस्ट्रोजेंस बोन्स के अंदर मिनरल्स को भी डिपॉजिट कराते हैं। एस्ट्रोजेंस, देखा मैं उलट बोल गया, मैंने अभी बोला मिनरल्स को बोन में डिपॉजिट कराते हैं, ना बाबा, एस्ट्रोजेंस बोन के अंदर मिनरल्स को भी डिपॉजिट कराते हैं, बोन के अंदर मिनरल्स को भी डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, जब औरत 40 साल या उससे ज्यादा होती है, तो ओवरीज का फंक्शन कम होता एक स्टेज आती है कि ओवरी एग बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से, अच्छा, जब एग बनाना बंद हो गया
तो एग बनाने को आप बोलोगे व्हेन रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स। जब ओवरीज एग बनाना बंद कर देती हैं, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप होता है, तो उस वक्त नॉट इनफ एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस, उस वक्त नॉट इनफ एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या था? टू डिपॉजिट मिनरल्स इन द बोन। अब बोन्स में मिनरल्स डिपॉजिट नहीं हो रहे, तो नतीजा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो जो तीसरी वजह है वो है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा मेरा बच्चा, अब जैसे जैसे मुझ पर बुजुर्गी आएगी, तो इन ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, इंतहाई कम बनेगा। तो जिस तरह एस्ट्रोजन बोन्स में मिनरल्स को डिपॉजिट करा रहा है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन भी बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट कराता है। तो अब क्या होगा कि अगर बोन्स के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट ना हुए तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो मेरा बच्चा, चौथी वजह, इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, देयर इज डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन भी कम बना रहा है, तो नतीजा which leads to decreased deposition of the minerals inside the bone matrix, inside the bone matrix। तो जनाब कॉम्पैक्ट बोन पोरस हो जाएगी, वो हल्की पड़ेगी, और इस तरह क्या होगा? बोन्स पोरस हो जाएंगी। और बोन्स के पोरस होने को आप क्या कहते हो? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या मेरा बच्चा? ऑस्टियोपोरोसिस। मैं अब वीडियो पॉज करने लगा हूं, आप लोग अपनी किताब से ऑस्टियोपोरोसिस करें, और उसके बाद मैं हाजिर होता हूं ऑस्टियो आर्थराइटिस के साथ। डन? थैंक यू सो मच। मैं पॉज करने लगा हूं, आप भी रीडिंग कर लें पॉज करके। सो आई एम बैक। लें जी, पहले हमने पढ़ा ऑस्टियोपोरोसिस, अब हम पढ़ने की जानिब हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्या मेरा बच्चा? आर्थराइटिस। जनाब आर्थराइटिस क्या है? अच्छा, मेरे मुंह से ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की एक किस्म है, एक टाइप है। खैर, आर्थराइटिस, क्या मेरा बच्चा? आर्थराइटिस की कोई डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन आर्थराइटिस, तो मेरे बच्चों ने कहना है आर्थराइटिस मीनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जॉइंट्स के अंदर, अगर जॉइंट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको, उस इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? आर्थराइटिस। अच्छा, इन्फ्लेमेशन, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, मतलब कि आम जुबान में इन्फेक्शन हुआ हो, स्वेलिंग हुई हो, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो काम नहीं कर रहे, उल्टा उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन से मुराद उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर जॉइंट्स के टिश्यूज़ पर कोई असर पड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर्थराइटिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्थराइटिस? द मीनिंग ऑफ द आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। Meaning of the arthritis is what? Inflammation of joints. बच्चों, it is very common in old age and women. यार ओल्ड एज का नाम आता मेरी तरफ देखना शुरू कर देते यार, कमाल हो गई भाई। ओ भाई, मैं बूढ़ा नहीं हूं, अभी भी मैं जवान हूं। खैर, इट वॉज अ लेम जोक। चलो जी वापस आ जाओ, लेकिन यार हंस दिया करो, मैं तुम लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो अभी मैं इस तरह बात कर रहा था, छोटे बेटे की आवाज़ आई हो। तो मेरे बच्चों, इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, और हाँ, औरतों में भी बड़ी कॉमन है। दैट इज, इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन वुमेन। क्या होता है आर्थराइटिस में? आपको पता है, मैं इसका मरीज हूँ आर्थराइटिस का। मुझे हिप जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है,
खैर, इस दौरान मुझे इंतहाई पेन होती है, मेरे जॉइंट्स इंतहाई सख्त हो जाते हैं, इंतहाई स्टिफ हो जाते हैं मेरे जॉइंट्स, डन, सख्त हो जाते हैं। पर्टिकुलरली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिन जॉइंट्स के ऊपर पूरे जिस्म का वेट मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट्स, जहाँ से टांग का जॉइंट मेरी हिप के साथ जो है हिप जॉइंट, वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर एंकल्स पर, दैट इज जो टखने हैं जिन्हें हम गिट्टे भी बोलते हैं उर्दू में, और सॉरी पंजाबी में, तो गिट्टों में, टखनों में, एंकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर हिप जॉइंट्स जहाँ पर ये टांग निकल रही है हमारी, ठीक है जी, तो मुझे हिप जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो पर्टिकुलरली इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं, और जॉइंट्स बेटा इतनी पेन होती है कि आप यकीन करें मैं चल नहीं पा रहा होता, बैठ जाऊं तो उठ नहीं सकता, उठ जाऊं तो बैठ नहीं सकता, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती। मेरे हक में दुआ किया करो। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में फिर डॉक्टर मुझे पेन किलर्स देते हैं। डॉक्टर्स मुझे क्या देते हैं मेरा बच्चा? पेन किलर्स। इसके अलावा डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं जो कि अंदर स्वेलिंग को कम करते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ हो तो मुझे एंटीबायोटिक्स भी फिर दी जाती हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जो अंदर टिश्यूज़ के काम को प्रॉपर कर देते हैं, और फिर मुझे रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर्स बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। लो जी, टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, इसकी मैनी टाइप्स हैं, लेकिन मेरा बच्चा हमारी किताब में 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस बट ओनली 3 आर डिस्कस्ड इन आवर बुक। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये देखें भाई, ये एक बोन और ये दूसरी बोन। अच्छा जी, इन 2 बोन्स के ऊपर अल्लाह पाक ने कार्टिलेज से इन्हें कवर किया होगा, ये कार्टिलेज से इन्हें कवर किया हुआ है। और मेरे बच्चों एक कैप्सूल होगा, क्या होगा मेरा बच्चा? एक कैप्सूल, और अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ओके। और दोनों हड्डियों के दरमियान फ्लूइड होता है। क्या होता है मेरा बच्चा? फ्लूइड। तो इन दोनों के दरमियान एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट समझ गए हो ना? जो लुब्रिकेशन करेगा, जो फ्रिक्शन को घटाता है। किसको घटाता है मेरा बेटा? फ्रिक्शन को। अब इन हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग है, बाहर एक फाइब्रस कैप्सूल है, वो भी कार्टिलेज का एक कैप्सूल है। ये मैं एल्बो जॉइंट की बात कर रहा हूँ, नी जॉइंट की बात कर रहा हूँ। इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, लेकिन क्लास 10th में आप इन जॉइंट्स का नाम याद मत रखें, ठीक है पुत्र? तो ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं, बाहर कैप्सूल है, अंदर हड्डियों के ऊपर क्या लगी हुई बोलिए? कार्टिलेज की तय है, कार्टिलेज का कैप्सूल है, अंदर एक मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और अंदर एक लुब्रिकेंट है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। ये कार्टिलेज पुत्र भर गया, हाय हाय हाय, डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज हो गई। कहीं ये वाला जो कार्टिलेज था, ये वाला, ये कार्टिलेज कहीं भर गया है, ये कार्टिलेज डीजेनरेट हो गया है, तोड़ फोड़ का शिकार हो गया, उसके अंदर दरारें पड़ गई हैं किसी वजह से। डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज एट जॉइंट्स हो गई है। नंबर 2, लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन में कमी आई है, कहीं डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट बन रहा है। तो ड्यू टू डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन जॉइंट्स, तो जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन में कमी आई है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नंबर 1 जॉइंट्स का ये कार्टिलेज भरता है, नंबर 2 डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन विद इन द जॉइंट्स होती है, एंड नंबर 3 किसी वक्त जॉइंट्स के दरमियान बेटा ये फासला कम हो जाता है और बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं।
तो कहाँ हड्डियों में फासला था, वो फासला कहीं, चलो इधर देखो, वो हड्डी में जो फासला था, वो जो जॉइंट्स में, हड्डियों में जो फासला था जॉइंट पर, वो फासला कहीं ख़त्म हो गया और वो आपस में मीट कर गई हैं और पता लगा कि अब वो इमूवेबल हो गई हैं। तो फ्यूजन ऑफ बोन्स में अकर एंड जॉइंट में बिकम कंप्लीटली इमूवेबल। तो जॉइंट जो है वो कंप्लीटली इमूवेबल हो सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स बिकम कंप्लीटली इमूवेबल। एनी प्रॉब्लम हो? तो ये था फर्स्ट टाइप ऑस्टियो आर्थराइटिस। नंबर 1, जॉइंट्स पर हड्डियों की जो कार्टिलेज की तह है वो भुर गई। नंबर 2, अंदर ल्यूब्रिकेंट प्रोडक्शन में कमी आई। नंबर 3, जॉइंट्स के दरमियान फासला कम हो गया हड्डियों में और हड्डियां एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गई। अगर मेरा बच्चा बैकबोन की हड्डियां आपस में फ्यूज कर जाएं, उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और पता लगता है कि ये वाली मूवमेंट जो आप झुक सकते हैं वो बिल्कुल टोटली लॉस्ट हो जाती है। एनी प्रॉब्लम हो? सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस। सेकेंड टाइप है मेरा बच्चा रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द जॉइंट्स। तो मैंने कहा ना, ये वाली एक मेम्ब्रेन होती है, इसको मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में जो नहीं है तो सेकंड ईयर में जब जाओगे तो फिर ये नेम्स आप लोग याद कर लेना। ओके बच्चा? तो मेरा बेटा रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द जॉइंट्स, जॉइंट के अंदर फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जॉइंट की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, मेम्ब्रेन सूज गई है, मेम्ब्रेन पेनफुल हुई हुई है, जिसकी वजह से इंतहाई फटीग, इंसान थका थका और सुस्ती महसूस करेगा। ओके, लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, हल्का बुखार चढ़ा रहेगा और जॉइंट्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म की पेन होगी और स्टिफनेस हो जाएगी। जॉइंट्स के अंदर ज़बरदस्त पेन हो जाएगी और जॉइंट्स के अंदर क्या आ जाएगी मेरा बच्चा? स्टिफनेस। स्टिफनेस से मुराद मुट्ठी बंद नहीं हो रही होगी, इतनी सख्त हो जाएगा जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो पा रही होंगी। क्लियर हो गया बेटा? एंड लास्ट है जी, आखिरी जो टाइप है जो हमारी किताब में डिस्कस की गई है, दैट इज गाउट। दैट इज व्हाट? गाउट। मेरा बच्चा गाउट, आपने सुना होगा कि अक्सर औकात बाबा के या किसी अंकल वगैरह के जो बहुत ज़्यादा गोश्त के शौकीन हों, बहुत ज़्यादा गोश्त खाएं, बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस फूड खाएं, आपने अक्सर सुना होगा जी ओ ये सानू यूरिक होया। पुत्र, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो परसेंटेज वो बढ़ जाती है और जब ब्लड के अंदर जब आप ज़्यादा प्रोटीन्स खाते हो तो उसके मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बनेगा। ये यूरिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जब जॉइंट्स के अंदर से जब वो ब्लड गुजरता है तो बेटा वो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जॉइंट्स के दरमियान जाकर अटक जाती हैं और जॉइंट्स को स्टिफ कर देती हैं, जॉइंट्स को पेनफुल कर देती हैं, जॉइंट्स के दरमियान यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स स्टक हो जाती हैं। तो बच्चों, एक्यूमुलेशन ज़ख़ीरा हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जॉइंट के अंदर ज़ख़ीरा हो जाना, मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जब वो क्रिस्टल्स भर जाती हैं, यानी कि इसके अंदर यूं करके क्रिस्टल्स आ गई तो वो क्रिस्टल्स की वजह से क्या होगा बेटा? पेन होगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती और इंसान आर्थराइटिस की जानिब बढ़ सकता है। तो वो आर्थराइटिस जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ हो, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ हो, उसे गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? गाउट। एंड रिमेंबर दैट इट जनरली अटैक्स टो जॉइंट्स। ये ज़्यादातर पाँव की उंगलियों में, स्पेशल पाँव के अंगूठे के जॉइंट में ये स्टिफनेस आ जाती है और फिर वो थोड़े दिनों के लिए इंसान गोश्त छोड़ देता है, फिर डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं ताकि वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को उसको मेटाबोलाइज करके उसको तोड़ सकें और वहाँ से उन्हें भगा सकें और फिर इंसान ठीक हो जाता है। डन मेरा बच्चा?
आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था और बड़ी बड़ी मुबारक हो जी, चैप्टर नंबर 13 हमारा फिनिश हुआ। सो दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13। डन मेरा बच्चा। किताब के जितने बॉक्सेस वगैरह हैं वो पढ़ लिया करें। अगर मैं कभी भूल जाऊं तो उस बॉक्स को आपने पढ़ना है। जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हैं उनमें से बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड वाले देते हैं। और अगर आपको समझ में ना लगे तो मेरे बच्चे मुझसे मेरे जो अबाउट है चैनल का, उस चैनल के अबाउट में या काफ़ी वीडियोस के स्टार्ट में मेरा मोबाइल नंबर जो है वो आया हो रहा होता है, तो आप उस मोबाइल नंबर से मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं उसी वक्त तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। डन मेरा बच्चा। इसके साथ ही अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबके नसीब में करे। अल्लाह पाक आप सबके, मेरे बेटों बेटियों की सबके नेक नसीब करे और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज। देखना ना भूलिएगा अगले चैप्टर का, प्यारे अफजल का नेक्स्ट एपिसोड। बाय।